नमस्कार, अमर उजाला के लिए मैं हूं अमन। बनारस का संगीत और साहित्य घराना बहुत बड़ा रहा है। यहाँ के कलाकारों ने देश ही नहीं विदेशों में जाकर भी अपनी एक अलग छाप छोड़ी है। इन्हीं साहित्य और संगीत से एक विधा रही है कथक की। बिरजू महाराज जी और अन्य कलाकारों ने भारत के बाहर भी जाकर अपनी कला का बेहतरीन प्रदर्शन किया है। यही कारण रहा है कि विदेशों से भी लोग बनारस आकर कथक सीखना चाहते हैं, इसको आत्मसात करना चाहते हैं। आज हम कुछ ऐसे ही महिला कलाकारों से बात करेंगे जिन्होंने कथक में अपनी एक पहचान तो बनाई है, लेकिन अब एक गुमनामी की जिंदगी जीकर विदेश के युवाओं को कथक सिखा रही हैं। आज हम इसी श्रृंखला में सबसे पहले बात करेंगे सरला नारायण सिंह जी से। हमारे साथ हैं, आइए इनसे हम बात करते थे कि इन्होंने अपने जो कथक की शुरुआत है कैसे की थी। मैम नमस्ते। नमस्ते। हाँ, पहले हम शुरू से शुरुआत करेंगे कि आपके जहन में कथक कैसे आया, सीखने की जो इसकी कला है। जी, ऐसा है कि मैं 3 या 4 साल की रही होंगी। ये मेरी मम्मी ने बताया था मुझे। अच्छा। कि मैं बहुत छोटी थी, 3-4 साल की उम्र से ही, तो मुझे शास्त्रीय संगीत सुनने के लिए, जैसे रेडियो में जब गाना बजता था, शास्त्रीय संगीत बजता था, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता था। तो मैं उसको सुनती थी। उसके बाद मैं खुद भी कुछ भी ऐसे नृत्य करती थी। तो सबको लगा घर में कि शायद मेरे अंदर कुछ संगीत की चीजें आ रही हैं। फिर मेरा एडमिशन हुआ जब मैं क्लास 1 में गई, तो मैं अग्रसेन कन्या इंटर कॉलेज की छात्रा रही हूँ। अच्छा। इंटर तक मैंने वहां से विद्या पढ़ाई की है। तो वहां पर क्या हुआ कि मैं क्लास 1 से ही सारे टीचर मुझे हर डांस परफॉर्मेंस में, वो 15 अगस्त 26 जनवरी या स्कूल का कोई फंक्शन होता था, उसमें मैं परफॉर्मेंस करती थी। और जब मैं क्लास 3 या 4 में रही होंगी, क्लास 4 में थी, तो ये होता है जो बाल दिवस। तो बाल दिवस पर उस समय बनारस के कई स्कूलों का कंपटीशन होता था आपस में, इंटर स्कूल, और वो होता रहा सिगरा स्टेडियम में। अच्छा। तो उसमें मैंने दुर्गा का रोल किया था, जिसमें एक दुर्गा का नृत्य महिषासुर मर्दिनी, तो वो मैंने उसमें, मुझे टीचर ने नृत्य सिखाया था और मैं वो परफॉर्म की थी। तो वहां मेरा स्कूल, मेरा डांस और मेरा स्कूल फर्स्ट आया था। वहीं से समझिए कि मेरी एक शुरुआत है। क्योंकि जब मैं घर पे आई प्राइज लेकर के, तो मेरे पापा के एक मित्र बैठे हुए थे, तो उन्होंने कहा कि आप अपनी बच्ची को कुछ संगीत की तालीम शिक्षा दिलवाइए। अच्छा। तो पापा बोले कि मुझे तो कुछ भी पता नहीं है संगीत के बारे में, ये बस करती है और हम लोगों को अच्छा लगता है। तो बोले कि नहीं, इसको प्रॉपर एक कथक की शिक्षा दिलवाइए, कथक नृत्य की। तो उन्होंने ही मेरे गुरुजी का नाम बताया और वहीं से फिर मेरी नृत्य की शुरुआत हुई। अच्छा। गुरुजी क्या नाम था? मेरे गुरुजी पंडित चंद्रशेखर मिश्र जी। अभी उनका चेतगंज में अपना घर है, गुरुजी रहते हैं, बनारस घराने के हैं। और मेरे गुरुजी की जो गुरु थी वो श्रीमती अलकनंदा देवी जी, बनारस घराने की ही परंपरा में मैंने नृत्य सीखा है। तो वो मेरे गुरुजी की गुरु थी। अच्छा। और वहीं से मेरी नृत्य की शुरुआत हुई। मेरे गुरुजी ने प्रॉपर गंडा, मतलब गंडा होता है ना, जो बांध करके उन्होंने गुरु शिष्य परंपरा के अनुसार मुझे नृत्य सिखाना आरंभ किया। अच्छा, गुरुओं की एक आदत होती है, आयु कहें कि उनकी जो शिक्षा की प्रणाली होती है, वो पहले जांच करते हैं कि क्या सही में ये हमारी शिष्या बनने लायक है। तो उन्होंने क्या देखा था आप में? ऐसा हुआ कि जब गुरुजी का घर, वो कबीर चौरा में गुरुजी के मामा का घर है, और वो पूरे कथक बिरादरी के वो चौधरी माने जाते हैं। अच्छा। स्वर्गीय पांचू महाराज जी, आप सभी लोग उनको जानते होंगे, क्योंकि उन्हीं के घर से वो रविशंकर जी हैं, माता प्रसाद। माता प्रसाद तो मेरे गुरुजी के भाई हैं छोटे। अच्छा। हाँ, मेरे गुरुजी सबसे बड़े हैं, माता प्रसाद जी छोटे हैं। तो उनका गुरुजी का वो मामा का घर था, क्योंकि गुरुजी की मम्मी और पांचू महाराज जी सगे भाई बहन थे। तो वहीं पर मेरे भैया और मेरे पापा लेकर के मुझे गए गुरुजी के यहाँ। तो पहले दिन जब गुरुजी ने मुझे पहले देखा और फिर उन्होंने एक पैर का स्टेप मुझे सिखाया, 1 2 3 4 1 2 3 4 करके, वो नादिन दिन्ना जो होता है तत्कार का। तो जब पहले दिन गुरुजी ने सिखाया तो मैं सीख तो ली,
पर मुझे कुछ अच्छा नहीं लगा। मुझे ऐसा लगा था कि शायद गानों पर, कुछ सॉन्ग पर मुझे नृत्य सिखाया जाएगा। अच्छा, लेकिन जब वो 1 2 3 4 हुआ तो मैं सीख तो ली तुरंत, पर घर आई तो मुझे लगा कि पता नहीं क्या सिखा रहे हैं। 1 2 3 4 तो नृत्य में कभी होता नहीं है, क्योंकि मैंने क्लासिकल को कभी देखा नहीं था उसके पहले। अच्छा। कथक डांस को नहीं देखा था। तो लेकिन मैं प्रैक्टिस करके फिर दूसरे दिन गई। तो जब गई तो गुरुजी ने देखा कि इसको मतलब ये कर ली, तो उससे स्पीड बढ़ा दिया उन्होंने। फिर उसकी स्पीड में भी मैं डबल स्पीड में भी करने लगी। तो 2 3 दिन तक तो गुरुजी ने मुझे ऐसे देखा। फिर चौथे 5वें दिन से मुझे क्या हुआ कि मैं तत्कार जब करती थी तो मुझे वो अच्छा लगने लगा। तो मैं घर आकर भी उसकी प्रैक्टिस करने लगी। और तब गुरुजी को लगा कि नहीं, ये लड़की ये सीख लेगी। और फिर उसके बाद से बसंत पूजा आया, सरस्वती पूजा के दिन गुरुजी ने मुझे गंडा बांधा और गंडा बांध करके मुझे अपनी शिष्या बनाया। और मेरे घर कभी कभी वो आते थे। पहले तो मैं जाती थी, फिर बाद में जैसे जैसे मेरी शिक्षा ज्यादा बढ़ती गई तो गुरुजी भी मेरे घर, क्योंकि स्कूल की पढ़ाई थी तो टाइम भी कभी नहीं मिलता रहा, तो गुरुजी घर भी आने लगे। और उन्होंने कहा था कि मैं कोई फीस नहीं लूंगा और मैं पैसा और फीस नहीं लूंगा, बस 1 कप चाय, मुझे आपके यहाँ अच्छी चाय चाहिए, प्योर दूध की चाय। अच्छा। और उसी पर हमारी शिक्षा आरंभ हुई। अच्छा। तो ये सफर शुरू हुआ है। तो ऐसा भी कहा जाता है आपने बहुत लंबा परफॉर्म किया था 2 जगह, एक बोकारो में, एक बनारस के BHU में, लगभग वो 7 और 5 घंटे की परफॉर्मेंस थी। उसके बारे में कुछ बताइए। वो तो बहुत यादगार था, क्योंकि BHU पहला परफॉर्मेंस मेरा BHU में हुआ था। बनारस के बाहर तो मैं गई थी, तो 13 साल की उम्र में मैंने बनारस के बाहर परफॉर्मेंस शुरू कर दिया था। पर ये जो BHU का परफॉर्मेंस था ये 79 की बात है। 79 में एक बहुत बड़ा वो वहां पर, अब ये याद नहीं है कि कौन सा फंक्शन था, पर BHU के अंदर हैदराबाद में ही वो एक ऑडिटोरियम था, उसमें मेरी परफॉर्मेंस हुई थी। अच्छा। और उसमें कोई गजल गायिका भी आई थी, गजल गायक और गायिका वो भी आए थे और मेरी परफॉर्मेंस हुई। तो वहां पर क्या था कि उन लोगों को मेरा नृत्य इतना अच्छा लगा कि जब मैंने द्रौपदी चीर हरण किया तो वहां से और भी मतलब इतना कि लोग रोने लगे, लोगों की आंखों में आंसू आ गए। और मैं वो जो परफॉर्मेंस हुई तो मेरी 5 घंटे लगातार परफॉर्मेंस हुई। और ऑडियंस कोई भी किसी ने यह नहीं कहा कि हाँ प्रोग्राम को बंद किया जाए या बस करा जाए, कुछ नहीं ऐसा था। लेकिन मेरी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी हुई और इतनी अच्छी हुई कि उस समय के वो VC थे डॉक्टर हरिनारायण शाह जी, उनके ही उस समय पे वो मेरा परफॉर्मेंस हुआ था। और ऐसा हमको उन लोगों ने बताया था कि तुम्हारी 2 एल्बम बनी है और 1 एल्बम मुझे मिला था और 1 एल्बम शायद वो दिल्ली में प्रेसिडेंट के पास गया था। अच्छा, उस समय गया था। और यहाँ की बनारस की एक आशा कुमारी करके वो पत्रकार थी, वो BHU से लेकर के मेरे घर तक, विशेषरगंज मेरे घर तक उन्होंने मेरा इंटरव्यू लेते हुए, वो आज और अवकाश उस समय की पत्रिका थी, उसमें है मेरा निकला हुआ भी है। तो ये यादगार था। दूसरा था बोकारो का प्रोग्राम। तो BHU के प्रोग्राम में और बोकारो के प्रोग्राम के बीच में मैंने बहुत सारे प्रोग्राम किए थे। उस बीच में मेरी एक जर्नी बहुत अच्छी शुरू हो गई थी, क्योंकि पंडित कुमारलाल जी मिश्र उन्होंने मुझे बहुत अच्छी शिक्षा दी थी स्टेज पर परफॉर्मेंस कैसे दिया जाता है। अच्छा। उनके साथ बहुत रियाज हुआ। मेरे गुरुजी बहुत रियाज करवाते थे। 3 घंटा 4 घंटा रोज का मेरा घर में प्रैक्टिस था। मैं घर में भी प्रैक्टिस करती थी और कभी कभी 4 घंटा 5 घंटा मेरी वहां प्रैक्टिस होती थी। तो वो जो बोकारो का प्रोग्राम था वो ऐसा था कि बोकारो में एक बहुत बड़ा वो कोई कॉन्फ्रेंस हुआ था। अच्छा। और मेरी उम्र 18 साल या 19 साल की रही होगी तब। तो उस प्रोग्राम में मेरे गुरुजी नहीं गए थे, क्योंकि गुरुजी का कहीं प्रोग्राम था या कुछ था, मुझे याद नहीं है। तो गुरुजी नहीं गए थे उस प्रोग्राम में। कुमारलाल जी का तबला था और कैलाश मिश्रा जो कि कुमारलाल जी के छोटे भाई हैं, उनका तबला था मेरे साथ। अच्छा। तो पहले दिन कुमारलाल जी का जो तबला था वो प्रोग्राम था पटना में था, तो उन्होंने कहा था कि पहले दिन ये बजाएंगे, दूसरे दिन फिर मैं आ जाऊंगा। तो वो परफॉर्मेंस मेरी वहां पर हुई बोकारो में। जब मैं तैयार हो रही थी तो जो ऑर्गेनाइजर थे बिमल जी, वो आए रूम में और आकर के वो बोले कि ऐसा है कि बहुत हूटिंग हो रही है बाहर और ऑडियंस बहुत शोर मचा रही है, क्योंकि कुछ प्रोग्राम हो रहे हैं जो कि सक्सेस नहीं हो रहा है और वो बहुत हूटिंग हो रही है। अच्छा। तो बेटा बेटा कह के मुझे बोलते थे, बोले बेटा अब आपके हाथ में हमारी इज्जत है, हमारे प्रोग्राम की इज्जत है कि अब आपको कैसे करना है। तो वहां पे एक सारंगी वादक
गए थे। नारायण जी मिश्र थे शायद, क्या तो याद नहीं है, या तो संतोष मिश्र जी रहे होंगे, मतलब अच्छा। उनके बेटे हैं शायद, इतना याद नहीं है मुझे। तो जब हम तैयार हो गए तब मुझे डर लगने लगा। तो गुरुजी मेरे बोले थे कि देखो जब भी तुम्हें कहीं मैं नहीं रहूंगा प्रोग्राम में तो तुम याद करना मुझे और माँ को, सरस्वती माँ को और सब गुरुओं को याद करके प्रोग्राम देना और तुम्हारी परफॉर्मेंस अच्छी होगी बेटा। मैं तैयार होकर के गई तो सच में जब स्टेज पर गई तो देखा कि ऑडियंस तो बहुत है, शायद 25 या 30 हजार ओपन एकदम। वहां पे बिहार में अधिक प्रोग्राम ऐसा होता है ना, बिल्कुल ओपन ग्राउंड में होता है पूरा। और उतनी पब्लिक को देखकर एक बार तो मैं भी घबरा गई कि मैं करूंगी कैसे। फिर याद किया गुरु जी को, सबको प्रणाम किया, सबसे आशीर्वाद लिया, सबसे आशीर्वाद लिया। और थोड़ा सा कुछ मैं वंदना के बाद मैंने स्पीच दिया था। अच्छा। तो पहले मैं सरस्वती वंदना से आरंभ की नृत्य को, और सरस्वती वंदना के बाद जस्ट मैं गणेश वंदना लिया। तो गणेश वंदना जब मैं कर रही थी तो ऑडियंस तो एकदम शांत थी, कोई ऐसा हुआ नहीं कि कुछ शोर नहीं हुआ, तो ऑडियंस एकदम शांत थी। जब गणेश वंदना लास्ट मेरा खत्म हुआ तो मैंने पैर की लड़ी शुरू कर दी, और वो लड़ी जब किया ना तब क्लैपिंग मिली। अच्छा। और पूरी ऑडियंस जो खड़ी थी वो बैठ गई। वो लड़ी कितने मिनट चली थी? वो लड़ी तो 2-3 मिनट की, तो 2-3 स्टार्टिंग मिनट में आपने था। पब्लिक को बांध दिया। हाँ, 2-3 मिनट में फिर उनको वो फिर एकदम शांत होके बैठ गए। फिर मेरा प्रोग्राम शुरू हुआ, मैंने थोड़ा स्पीच दिया, बोला। उसके बाद फिर वो ठाठ है, सलामी है, आमद, टुकड़ा तोड़ा, चक्करदार, फरमाइशी चक्करदार, अच्छा। ये सारे सब शुरू होते हैं। और मेरा एक 27 धाका फरमाइशी चक्करदार मुझे गुरुजी ने सिखाया था, तो अच्छा। बहुत ही फेमस था वो। उसके बाद करीब समझिए कि 12 बजे रात को प्रोग्राम शुरू हुआ और 2:30-3 बजे तक तो एक लगातार चला। उसके बाद थोड़ा सा ब्रेक मिला क्योंकि मेरे ड्रेस जो है पसीना से एकदम भीग गए थे। अच्छा। तो फिर दूसरा ड्रेस चेंज करके जब मैं आई तो फिर द्रौपदी चीरहरण किया। जब द्रौपदी चीरहरण किया मैंने, तब तो ऑडियंस एकदम मतलब सन्नाटा जिसको कहा जाए, और ऐसे रो रहे थे लोग, जो सामने दिख रहे थे वो लोग रो रहे थे। अच्छा। और उसके बाद वो करते करते फिर होली नृत्य किया, फिर एकदम लास्ट सुबह का 4:30 बज गया। अब क्या हुआ कि एक ऑडियंस बीच में से उठे और उन्होंने कहा कि ऐसा है गुरुजी, वो कैलाश जी को बोले कि गुरुजी ऐसा है कि मैं तबला और घुंघरू का कंपटीशन देखना चाहता हूँ, और वो अटगुन में। अच्छा। मतलब गुरुजी के तबले पर आपकी कैलाश जी थे उनका। अच्छा। और बोले कि तबला और घुंघरू देखते हैं कि इसमें कौन मतलब जीतता है और क्या। तो वो बोले, कैलाश जी बोले कि देखिए भैया, यहाँ कोई कंपटीशन नहीं है, ये भी बच्ची है, क्योंकि मैं तो इससे बहुत बड़ा हूँ, ये तो बच्ची है, लेकिन अगर आप कह रहे हैं तो फिर हम लोग करते हैं। जी। और फिर हमने वो शुरू किया और वो तत्कार अटगुन में गया, ना दिन ना दिन ना दिन ना दिन, ये स्पीड थी तत्कार की। पहले तो थोड़ा सा बांट किया, धा धा दे दिन, ये बनारस घराने का बांट है, बड़ा प्रचलित बांट है। और वो जब तत्कार हुआ तो 6 मिनट तक तो न वो रुक रहे हैं न मैं रुकी, करती जा रही थी, लेकिन मेरे पैर थक चुके थे। अब ऐसे तो हो ही नहीं सकता है कि हाँ कहाँ वो इतने बड़े थे और मैं, लेकिन 7वें मिनट में वो गुरुजी कैलाश जी खुद ही उठ के खड़े हो गए तबला छोड़ करके, और मैंने उनका पैर छुआ और वो मुझे गले लगा लिए, और पूरी ऑडियंस खड़ी हुई और एकदम क्लैपिंग से समझिए कि 2-4-5 मिनट तक क्लैपिंग होती रही। आपके लिए बहुत यादगार, ये बहुत यादगार था। फिर दूसरे दिन कुमार लाल जी आ गए थे, दूसरे दिन फिर उनके साथ प्रोग्राम हुआ, वैसे ही ऑडियंस के सामने स्टेज पर सब कुछ हुआ। फिर वहां के ऑडियंस तीसरे दिन फिर प्रोग्राम रख रही थी, तब उन्होंने कहा कि भैया रहने दो कुछ अगले साल के लिए भी। तो ये मेरा सबसे यादगार, ये बहुत अच्छा है। अच्छा, अभी हम बात करें तो आप कुछ विदेशी युवाओं को भी सिखाती हैं, कैसे सिखाती है उसके बारे में कुछ बयान कीजिए। मेरी सबसे पहली स्टूडेंट थी कैरोलिना, जो कनाडा की थी। तो वहां से मेरी शुरुआत हुई थी, तब मैं बहुत कम उम्र की थी, अरे 25-26 साल की उम्र थी मेरी तब। शादी हो गई थी आपकी? हाँ, शादी हो गई थी, बच्चे भी हो गए थे। अच्छा। तो शादी जल्दी हो गई, बच्चे भी हो गए, तो हाँ, तो 2 बच्चे भी हो गए, एक बेटा एक बेटी। लेकिन एक ऑफर आ गया कि एक फॉरेनर को सिखाना है। किसी ने मेरी परफॉर्मेंस देखी थी तो उन्होंने कहा कि क्या आप सिखाएंगी फॉरेनर को? तो मैंने कहा बिल्कुल सिखाऊंगी। तो वो मेरी पहली स्टूडेंट थी कैरोलिना, बहुत अच्छा रिस्पांस मिला, 3 महीना तक सीखी वो फिर गई। उसके बाद फिर जैसे जाते हैं तो वहां फिर लोग पूछते हैं, तो फिर इस तरह करते हुए एक मेरी इजरायली स्टूडेंट आई, जोहाग।
अच्छा। बड़ी अच्छी स्टूडेंट थी, 9 महीना डांस सीखा उसने हमसे, परफॉर्मेंस भी किया यहाँ पर। ये न्यू ईयर में उसने परफॉर्मेंस किया। और वो क्या बोलती थी, हमारे जो उठान के बोल हैं, दिख दिख थे तई तई दिख दिख थे तई ता थे तत आ थे तत थे तत ता। अब ये बोल सोचे कि हमारे इंडियन स्टूडेंट लय में नहीं बोल पाते थे, और वो एक फॉरेनर होकर के वो इतनी अच्छी, अच्छा, उन्होंने पकड़ बहुत जल्दी लिया था, पकड़ लिया। फिर उसके बाद स्पेन के, जापान के, कोरिया के, मतलब बहुत स्टूडेंट आए। एक हमारी स्पेन की स्टूडेंट थी ओलिव, अच्छा। वो स्पेनिश डांसर भी थी, फ्लेमिंको डांसर थी वो, और उसने मुझसे कथक सीखा था। तो वो करीब 2 बार आई थी इंडिया में। पहली बार सीखा उसने तो करीब 1 साल तक सीखा था, दूसरी बार फिर आई थी 2 साल के बाद आई थी। अच्छा। तो उसकी थोड़ी सी बात बताऊंगी कि वो सीख कर चली गई। जी। उसके बाद वो 2 साल के बाद फिर उसने मुझे फोन किया और बोली कि गुरुजी मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। आई मेरे पास, बैठ करके वो फुट फुट के रोने लगी। तो मैं पूछी कि क्या हो गया, क्यों रो रही हो भाई? तो बताने लगी कि ऐसी ऐसी बातें हुई कि मैं आपसे सीखने के बाद मेरे मन में कुछ पाप आ गया कि अब कुछ और लोगों से सीखना चाहिए। तो मैं कई लोगों के पास गई, जयपुर गई, दिल्ली गई, और मतलब कई लोगों से सीखा भी, पर मुझे वो चीज नहीं मिली जो चीज आपसे मिली थी। तो मैं संतुष्ट नहीं हुई, और मैं फिर वापस आकर के फिर आपसे सीखी। 2 साल बाद वो आई? हाँ, फिर आई, और फिर आकर के फिर उसने 9 महीना, और तब ऐसा सीखी कि 2 घंटा सुबह सीखती थी, 2 घंटा शाम को सीखती थी। तो अभी वो डांस करती है। अच्छा। आता है कभी कभी, वो फेसबुक पर है तो कभी रिप्लाई दे देती है सब अपनी दिन। अच्छा, हम बनारस के गुरुओं की बात करेंगे तो जो उनकी चहेती शिष्या या शिष्याएं होते हैं, शिष्य होते हैं जी, उनको एक वो उपनाम देते हैं, उर्फ नाम जिसको कहा जाता है। तो आपको भी कोई ऐसा नाम मिला था? जी, मिला था। और वो मेरा सौभाग्य है कि वो मेरे गुरु जी की गुरु श्रीमती अलखनंदा देवी जी ने वो मुझे नाम दिया था जुगनू। उसकी कहानी ये है कि यहाँ कामाक्षा देवी जो मंदिर है बनारस में, वहाँ पे मेरा डांस हुआ था। उन्होंने ही कहा था कि मेरे गुरु जी को प्यार से बुद्धन बुलाती थी। अच्छा। तो उन्होंने कहा कि देखो इसको लेके आना, इसका भी परफॉर्मेंस होगा। तो मैं वहां पर जब डांस की तो बहुत अच्छा लगा सबको। और वहीं पर उन्होंने कहा कि ये जुगनू है, आज से इसका नाम जुगनू है। अब वो जब तक थी जिंदा वो मुझे जुगनू ही कह के बुलाती थी। उन्होंने कहा कि ये जुगनू की तरह चमकेगी, अंधेरे में भी ये चमकेगी। तो ये नाम उनका दिया हुआ था मुझे। बहुत कम लोग जानते हैं वैसे इसको, कि ऐसे ही बहुत सारी कुछ यादें रहती हैं। जबकि अब वो चीज था क्योंकि जो उनका भाव पक्ष था, आहा, वो तो आज भी जैसे आंखों में बस गए हैं मेरे। अच्छा, कथक में जो अभी अपने भाव की बात की, हम आपके हिसाब से जानें कि आपको कौन सा भाव पसंद है, और थोड़ा सा उसको करके दिखाइए। जैसे आप द्रौपदी चीरहरण के बारे में बता रही थी। जी, वो तो वो बहुत ही, क्योंकि वो जब मैं करती थी तो समय का कुछ पता ही नहीं चलता था। करीब 30 मिनट तो चला ही जाता था, क्योंकि उस समय थोड़े से बड़े रूप में करना होता, लोगों के पास टाइम था ना, तो उतना टाइम भी नहीं है, तो उसको शॉर्ट कर दिया जाता है। तो वो मेरा बहुत पसंदीदा था और मैंने सीखा था उसको। तो जब उसको मैं करती थी ना तो मैं स्वतः ही रोने लगती थी, क्योंकि पता नहीं क्यों ऐसा आता था ना कि बिल्कुल उस समय मैं वही, ऐसा लगता था कि मैं द्रौपदी हूँ। तो उस चीज को मैं फील करती थी। अच्छा। तो वो मेरा सबसे पसंदीदा था। और उसका थोड़ा सा उसके गीत जो है वो मैं आपको बता देती हूँ कि उसको गाते थे जो मेरे गुरु जी के वो काका लगते थे, उनको लोग बुब्बुन कक्का कहते थे, उनका और नाम तो मैं नहीं जानती हूँ। वो प्रेम किशोर के पिताजी थे, प्रेम किशोर मिश्रा हैं जो सितार वादक, उनके पिताजी थे। तो वो गाते रहे, उसी का मैं थोड़ा सा भाव आपको दिखा देती हूँ। बाकी कहानी तो पता है कि वो जुआ खेलना, पासा खेलना, वो सब पूरा ताल के साथ चलता है। और जब वो हार जाते हैं और द्रौपदी को वो दुशासन जाता है और उनको उनके बालों को पकड़ करके और खींच करके ला करके वो फेंक देता है, बिल्कुल वो जमीन में गिरा देता है। और द्रौपदी एकदम पहले तो गिरती हैं, उसके बाद संभलती और चारों तरफ देख रही हैं कि अरे यहाँ तो सब लोग बैठे हैं, महाराज बैठे हैं, धृतराष्ट्र बैठे हैं, भीष्म पितामह बैठे हैं, मेरे 5 पति बैठे हैं। तो फिर हुआ क्या, ऐसा क्या हो गया कि मुझे इस तरह लाया गया? तब तक तो दुर्योधन एकदम ऐसे मूंछों पर ताव देकर बोलता है कि दुशासन द्रौपदी का चीरहरण करो। अब जो चीरहरण शुरू होता है तो दुशासन तो बहुत ही अकड़ में आता है और बहुत ऐसे
खींच रहा है, ये ताल के साथ होता है, ना दिन दिन ना, ना दिन दिन ना, ना दिन दिन ना, चीर खींचे जा रहा है उनका। और द्रौपदी अपने आप को बचा रही है इसे, कि घूम रही है, बचा रही है कि मैं क्या करूं, ये तो चीर खींच रहा है, दुशासन खींच रहा है। द्रौपदी जब चारों तरफ देख लेती कि कोई उनके सुनने वाला नहीं है, तब वो गिरधारी को पुकारती है। और वहीं पर एक गीत है, उसको 2 लाइन में गाती हूँ। जरूर जरूर। मेरी पति राखो गिरधारी, मेरी पति राखो गिरधारी, मैं दुखिया शरण तिहारी, मैं दुखिया शरण तिहारी, मेरी पति राखो गिरधारी। अब ये खींच रहा है और वो ना दिन दिन ना, ना दिन दिन ना, ना दिन दिन ना, ना दिन। जैसे वो पुकार उनकी आती है, भगवान कृष्ण तुरंत दौड़े चले आते हैं। अच्छा। और फिर दा दिन ना करते, दा दिन ना दिन ना, दा दिन ना दिन ना कर। ओहो, देख रहे हैं कि द्रौपदी की चीर खींची जा रही है। अच्छा, तुरंत बांसुरी रखते हैं और हाथ को यूं किया और ये चीर बढ़ा रहे हैं, ना दिन दिन ना, ना दिन दिन ना। दुशासन थक रहा है, ना ना दिन दिन ना। द्रौपदी आंख बंद है और घूम रही है, घूमे जा रही है द्रौपदी। फिर ना दिन दिन ना, ना दिन दिन ना, ना दिन दिन ना। दुशासन करते 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 ये खींच जाता है। अब द्रौपदी साड़ी बिच नारी है, किनारी बिच साड़ी है, साड़ी भी किनारी है, किनारी ही की साड़ी। हे प्रभु, आपने जैसे मेरी लाज रखी वैसे ही आपको शत शत प्रणाम। ये लास्ट था उसका। ये बहुत अच्छा लगता था मुझे करने में। बहुत लंबा है वैसे तो ये, इसमें पूरा जुआ खेलना, 5 पांडवों को दिखाना, महल दिखाना, बहुत सारी चीजें हैं इसमें। अच्छा, अब आखिरी सवाल आपसे ये है कि जैसे अभी विदेशों में कितने कलाकार आप, कितने युवाओं को आप सिखा रही हैं? कोई भी है? नहीं, अभी तो मतलब है, लेकिन कुछ तो अभी ये कोविड के पहले जो सीख करके गए। अच्छा। तो अभी तो वो उनका भी एक फॉरनर आई है, लेकिन अभी सीख नहीं रही है। बोली कि मैं 1 साल के बाद आऊंगी तो सीखूंगी। जिस टाइम मैं सिखा रही थी उस टाइम बहुत करीब हमें लगता है कि 50-60 से ऊपर ही फॉरनर मुझसे। अच्छा, तो ऑनलाइन क्लास लेकर आप सिखाती थी? हाँ, ऑनलाइन भी सिखाते थे, घर पे आते थे। इंडियन स्टूडेंट भी बहुत सीखते हैं, अभी भी सीख रहे हैं। कुछ बच्चियां जो है वो सर्विस में आ गई हैं, शादी हो गई है। कुछ लखनऊ में, दिल्ली में 2-3 जगह पे अपना क्लास भी लेती हैं। एक वहाँ पे बरेली में ले रही है। बात होती है, सारे बच्चों का फोन आता है, मैसेज आता है, घर पे भी क्लास लेती हूँ। इसी तरह आपके समय कट रहा है आपका? जी जी जी। ये बहुत इच्छा होती है कि आगे कुछ भी मेरे पास जो है मेरे गुरुजी ने दिया है उसको जितना बांट सकूं, बच्चों को जितना दे सकूं, वो आगे बढ़ता रहे। मैम, पहले आपके नाम से ही शुरुआत करते हैं। हालांकि ये औपचारिकता है, नाम तो आपको काफ़ी है। और बिरजू महाराज जी से आपने क्या कुछ सीखा है, कैसे सीखा है, ये हमें बताइए। मैं बनारस में 76 में सर्वप्रथम मोहन कृष्ण जी जो मेरे पहले गुरु थे, उनसे मैं 2-3 साल सीखी। उसके बाद मेरी मुलाकात पंडित किशन महाराज जी से हुई और वहाँ से हमारी कथक के असली जो कहते हैं कि तालीम की जो सिलसिला, रियाज का सिलसिला वहीं से शुरू हुआ। और वो मुझे खुद तबला लिख के रियाज कराते थे और फिर उन्होंने ही मुझे प्रेरित किया कि आगे क्या करना है। तब मैंने उनसे अपनी इच्छा जाहिर की कि मुझे पंडित बिरजू महाराज जी से सीखना है। तो बोले ठीक है, तुम ग्रेजुएशन कर लो, फिर मैं तुमको वहाँ भेज दूँगा। तो मैंने इधर ग्रेजुएशन 85 में ख़त्म किया था और फिर उसके बाद मुझे उन्होंने वहाँ दिल्ली में कथक सीखने के लिए महाराज जी के पास भेजा। और वहाँ जाने के बाद बहुत आश्चर्य मुझे लगा था कि 11 साल बाद किसी का एडमिशन डायरेक्ट, वो भी मास्टर्स में मेरा हुआ था। तो ये मेरे लिए बहुत छोटी थी, 18 साल की थी उस टाइम। तो मेरे लिए बड़ा गर्व का और बहुत हल्ला भी हुआ था कि भाई ऐसी कौन सी कैंडिडेट आ गई कि हॉस्टल में हमारे हुआ कि ऐसा कौन आ गया कि डायरेक्ट महाराज जी ने लिया। क्योंकि वहाँ पे भी कई गुरु लोग थे, कई नीचे के दौर से जाना पड़ता था, सीख के जाना पड़ता था, तब लोग महाराज जी के पास पहुँचते थे। तो लेकिन मेरा डायरेक्ट हुआ और मेरा लय में स्पेशलाइजेशन था,
जो कि बड़ा रेयर होता है, लोग भाव में करते हैं हर चीज़ में, लेकिन मेरे लय में था, लय मेरी बहुत पक्की थी उस टाइम। तो मैंने वहाँ फिर तब मैंने 85 से 88 तक महाराज जी के अंडर में स्पेशलाइजेशन किया, और तब मुझे कथक का ज्ञान जिसको कह सकते हैं हमने लिया, और वहाँ से मेरी असली तालीम और असली प्रेरणा मुझे वहीं से मिली। उसके पहले भी मैंने चौबे महाराज जी से बीच बीच में वो आते थे लगभग साल भर तक, तो उनसे भी सीखा था, और जो सितारा देवी जी के भाई थे। तो लेकिन फिर मेरी असली तालीम जब मैं महाराज जी के पास गई, तब मुझे कथक का असली मतलब ज्ञान कह लीजिए, समुद्र कहते हैं ना, समुद्र में हम चले गए, तो वो हमें उस समय लगा, और तब से मैंने लगा के और आज तक मैं कथक की सेवा करती हूँ। और 91 से मैंने यहाँ पे कथक महोत्सव, मुझे उसका भी एक वाक्य मुझे याद आ रहा है। जब मैंने कहा कि मैं कथक महोत्सव, किशन महाराज जी से मैंने बोला कि मैं कथक महोत्सव करना चाहती हूँ, तो कहते हैं कि कथक पे कथक कौन बनारस को देखेगा। तो मैंने कहा अंकल जी, मैं यही तो स्वाद डेवलप करना चाहती हूँ, बनारस कला की नगरी है तो क्यों नहीं होगा। तो फिर वो मुझे बोले कि अच्छा वो एक गिटार का प्रोग्राम रख लेते हैं, उसके बीच में एक कथक का रख लेंगे। मैंने कहा नहीं, मैं सिर्फ कथक का रखूँगी। तो मैंने सिर्फ 3 आर्टिस्ट, जो मतलब स्टूडेंट्स प्लस हमारे एक कलाकार, में हर साल जो अभी भी मेरा वही जारी है, न्यू कलाकार को जो बनारस कभी नहीं आया है इंट्रोड्यूस करती हूँ, और एक स्टैब्लिश कलाकार। तो उसी संदर्भ मैंने वो लेके आपको मैं बताऊं कि जब राजेंद्र प्रसाद घाट पे मैंने खुद से सजवा की, और काफ़ी बड़े स्केल पे, जिन लोगों ने देखा है वो जानते हैं, तो 1100 रुपया निकाल के खुद उन्होंने मुझे दिया। बोले कि मतलब तुम तो कमाल कर दी। और उसके बाद से मतलब उनका इतना साथ था, कोई भी कमिश्नर आ जाए, डीएम आ जाए, कोई भी आ जाए, और कथक के लिए बोले सीखना है तो कहीं नहीं भेजते थे, सीधे मेरे पास लेके आते थे। आपको पता होगा वो जो महामृत्युंजय महोत्सव होता है, कुशवाहा जी, कंचन जी एक दिन लेके चले आए। मैंने कहा अंकल, अरे अचानक से, तो बोले अरे कंचन जी के बिटिया को सिखाना है तो सिखाओगी। मैंने कहा अरे कैसे आप बात कर रहे, मैं बिल्कुल सिखाऊंगी। तो इतना वो मानते थे, इतना मुझे स्नेह करते थे, और उनकी बदौलत ही मैं दिल्ली महाराज जी के पास पहुंची थी। और बराबर मुझे ये मेरा सौभाग्य था कि मैं जब बनारस आती थी तो आप प्रेस मीडिया वाले मुझे इतना सपोर्ट करते थे। मेरे पास आज भी वो एक पूरा बंडल रखा हुआ है कि मैं कब बनारस आ रही हूँ, कब मैं जा रही हूँ, पूरा न्यूज़ छापते थे लोग। और बहुत अच्छा मीडिया वालों ने मुझे यहाँ कवरेज दिया। उस समय का दौर भी कुछ अच्छा था, बहुत अच्छा था। काफ़ी अच्छे अच्छे लोग भी इसमें, अत्रि भारद्वाज जी और सब काफ़ी लोग, हिमांशु जी, सब बहुत लोग, सब मेरे बहुत पुराने शुभ चिंतक लोग हैं। काफ़ी मुझे प्रचार दिए और बहुत अच्छा कवरेज भी दिया। तो उस समय अंकल जी घर पे आते थे, देखते थे कि अच्छा संगीता ठीक है, मैं तबला लेके आता हूँ, तो क्या सीखा तुमने, तो आके देखते थे। तो ये बहुत बड़ा सौभाग्य था मेरे लिए। मैंने वो महफिल देखी है, मैंने वो दौर देखा है कि जो मेरे घर में यहाँ एकेडमी में समझिए गिरजा देवी जी से लेके, छनुलाल जी से लेके, मतलब राजन साजन जी, सारे लोग मेरे यहाँ आते थे। पापा हमारे संगीत के बहुत, और हमारे फादर खुद BHU के म्यूजिक कॉलेज के वोकल के स्टूडेंट थे, तो सभी उनको जानते थे, सिन्हा भैया करके सभी जानते थे। और काफ़ी पापा ने म्यूज़िक का प्रचार प्रसार किया। और डांस में हमारे खानदान में कोई नहीं था, तो डांस में मैं निकली, और पिताजी ने कहा कि ठीक है, तुम्हारी इच्छा है तो तुम बिल्कुल सीखो। और जबकि मेरे घर में भी आपको पता है, परिवार वालों को नहीं समझ आता, अरे डांस क्या कैरियर है। लेकिन उस समय इतना नहीं था प्रचार, लेकिन अब तो बहुत, मतलब अब तो अच्छे घरों के हर बच्चे सिखाना चाहते हैं, सब अपने बच्चों को पेरेंट्स सिखाना चाहते हैं, और काफ़ी डिमांड है। तो काफ़ी दौर बदला है तब और अब में। अच्छा, जब पंडित जी से आपकी मुलाकात हुई तो उन्होंने आपके अंदर कुछ क्या देखा, उन्होंने आपको अपना शिष्य बना लिया? हाँ, ये बहुत मतलब अहम सवाल है।
वो ऐसा हुआ था कि मैंने चौबे महाराज जी से भी सीखा था, तो वो हमारे गुरुजी के पिताजी से उन्होंने सीखा था। तो जब उनसे मैंने सीखा तो कुछ जो उनके अंग का जो महाराज जी का स्टाइल था, थोड़ा थोड़ा वो मेरे अंदर शायद आ गया था। अच्छा। हाँ, तो जब मैं इंटरव्यू में गई तो उन्होंने मुझसे पहले ही क्वेश्चन किया, महाराज जी ने बोले तुमने मेरा कभी डांस देखा है? तो मैंने कहा जी 76 में आप बनारस आए थे, तब मैंने आपको देखा, तो तब से मेरी इच्छा थी कि मैं अगर कभी मौका मिला तो मुझे आपसे सीखना है। तो उन्होंने बल्कि हंस के कहा, बोले अच्छा, तो अब हमने कहा मैं ग्रेजुएशन के लिए रुकी हुई थी, तो बोले अब कुछ नहीं करना है? मैंने कहा नहीं, अब आगे मुझे सिर्फ इसी में करना है और मेरी इच्छा है कि बस मैं यही करूं। आपको बताऊं, मेरा कहीं और एडमिशन हो रहा था, उनसे नीचे उन्हीं के ही भांजे थे मुन्ना शुक्ला जी, तो उनके पास मुझे किसी ने बोला कि अगर उनके पास होगा तो आप करेंगे? मैंने कहा नहीं, अगर महाराज जी के पास नहीं होगा तो मैं बनारस छोड़ के नहीं आऊँगी। लेकिन लकीली महाराज जी ने, मेरा सौभाग्य था कि उन्होंने मुझे लिया, और लिया ही नहीं, बहुत स्नेह, चूँकि मैं गाना भी गाती हूँ, गाने में भी मास्टर्स हूँ, तो जब भी एक बार टूर था उनका डांस का, तो पूरा ठुमरी वगैरह गाना सब करना, तो मैं बहुत गाती थी, तो वो उस वजह से भी बहुत ज़्यादा वो मानते थे। और कुछ भी अगर पूछना होता था, चूँकि लिटरेचर थे मेरा हिंदी, तो कुछ भी समझना होता था या कुछ उसका मीनिंग समझना था तो वो मुझे पूछते रहते थे, और हाँ बहुत ज़्यादा। और फिर जब मैं ख़त्म करके, उस समय इतना उनसे मेरा नहीं, मैं बहुत डरती थी उनसे बहुत ज़्यादा। जब मैं यहाँ कथक महोत्सव कराना शुरू की और उनको मैंने बुलाना शुरू किया, और हमारी एक शिष्य है राशिकला शुक्ला, तो तब वो 4-5 साल की थी, उसका मैंने जब राधे प्रसाद घाट पे रखा और उसने 51 चक्कर लगाया, और उसका डांस उसने एकेडमी पहली बार में ही विन किया था कंपटीशन, उसका डांस देख के वो 500 के नोट पे उन्होंने उसको साइन करके दिया। तब से उन्होंने, हमारे गुरुजी की खासियत थी, उनको अगर किसी शागिर्द में काम दिखता था या उनको अपनी छवि कुछ ऐसा कहीं दिखता था कि हाँ मैं जो चाहता हूँ वो चीज़ दिशा सही है, तो वो मतलब वो ऐसे लोगों को बहुत स्नेह करते थे। तो और मेरा इसलिए था क्योंकि बनारस उनका ससुराल, तो एक अट्रैक्शन तो उनका वैसा ही रहता था बहुत ज़्यादा। और फिर मेरा इसलिए क्योंकि किशन महाराज जी बहुत ज़्यादा मानते थे मुझे, और एक होता ना कि अगर सिर पे किसी अच्छे का साथ साया हो या हाथ हो तो उसका एक अलग प्रभाव पड़ता है। तो उसकी वजह से मुझे हर कलाकार, चाहे वो राजन साजन जी हो, चाहे वो गिरिजा देवी जी हो, कोई भी, सब मुझे सब जानते थे। तो बहुत कम समय में मेरे को प्रसिद्धि मिल गई थी, और तब मैं परफॉर्मेंस में थी। ये तो मेरा शादी के बाद सारा परफॉर्मेंस मैंने। तो घरानों की बात करेंगे, जैसे कि जयपुर, लखनऊ और बनारस का घराना जो है कथक के लिए जाना जाता है, लेकिन हम खासियत की बात करें तो खासियत के हिसाब से कौन से घराने की खासियत जो है बहुत ज़्यादा पसंद की जाती है? देखिए, सच्चाई तो ये है कि हम लोग घराने में सबसे पहला हम लखनऊ घराने को मानते हैं, क्योंकि लखनऊ घराना ही बेस है। यही के वंशज से, महाराज जी के ही खानदान से लोगों ने सीख के अपना घराना बनाया। जैसे होता है ना कि शंभू महाराज जी से सीखा, वो जयपुर चले गए, उनके 4 पुष्ट लोगों ने किया, परंपरा उन्होंने आगे निभाई, तो वो उनका जयपुर घराना हो गया। बनारस में जैसे सितारा देवी जी, इन्होंने शंभू महाराज जी से सीखा, अपने पिताजी से, शुक्रे महाराज जी से भी सीखा और शंभू महाराज जी से भी सीखा। तो घराना कहाँ, तो मतलब इन्फ्लुएंस तो हुआ ना, वो चीजें उनके घर में भी आई ना, चाहे भाव की चीज हो, चाहे कोई भी चीज हो, तो लखनऊ घराने की भी आई। तो हम तो यही मानते हैं, हम लोग जो भी हम समझ पाए अभी तक, हमने यही समझा कि बेस जो है लखनऊ घराना है, उसके बाद कोई भी घराना आता है सेकेंड। ये कथक जो है विदेशों में बहुत काफी फेमस है। जी जी जी, वगैरह काफी योगदान रहा है, आप जैसे कलाकारों का भी बहुत योगदान रहा है। तो अगर हम बात करें कि विदेशी युवा क्या खोजते हैं, उनकी चाह क्या होती है कथक में सीखने की, कि वो देश में आके, मतलब भारत देश में आके सीखना चाहते हैं, वो उनकी जो ललक है उसके बारे में बताइए। जी हाँ, वैसे भी आपको पता है कि हमारे यहाँ का कल्चर बहुत रिच है, और विदेशी तो खास करके वो यही तलाश करते हैं, उसके अंदर जो गहराई। और जो हमारा कथक है, हमारा
बहुत उसमें गुंजाइश है। अच्छा। मतलब जैसे भरतनाट्यम और स्टाइल क्या है, मतलब स्टाइलाइज्ड है, मतलब बंधा हुआ है। कथक में आप एक ही चीज को कलाकार अपने अंदाज में भी कर सकता है। जैसे हम तत्त थे ही कर रहे हैं तो कोई तत्त थे ही तिग्दादिटिक भी कर सकता है, तो अपने विवेक का भी इस्तेमाल कर सकता है। मतलब भाव बदल जाए। हाँ बिल्कुल, आप अपने हिसाब से उसी बेस को रखते हुए मोमेंट्स को, महाराज जी का इसमें बहुत बड़ा योगदान है। अंगों की शुद्धि, जो पुराना डांस था कथक का, उसमें और अब में जमीन आसमान का अंतर हो गया। जो मैंने सीखा और आज मेरी बिटिया ने भी महाराज जी से सीखा बचपन से, वर्कशॉप के माध्यम से चाहे क्लास के माध्यम से, तो बहुत फर्क है। मतलब इतनी खूबसूरत अंगों का जो उनका देखने के बाद तो सच मानिए तो मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता। हकीकत यही है, मेरे दिल की बात। ठीक है, हम किसी की क्रिटिसाइज नहीं करते, हर का अपना एक स्टाइल है करने का, लेकिन डांस, हमारे गुरुजी का कहना था कि डांस खूबसूरत होना चाहिए, कि मंच पे कोई आके खड़ा हुआ तो देख के ही लगे कि एक ठाट बना के आके खड़ा हुआ तो उसी में उसकी पूरी छवि नजर आ जाती है। तो वो महाराज जी बोलते थे। महाराज जी हमेशा कहते थे कि सिर्फ चक्कर ले लेना, सिर्फ पैर को बजा लेना, पीट लेना नहीं। तैयार हमारे गुरुजी भी बहुत नाचते थे, हम सभी नाचते थे, लेकिन एक एक बोल जैसे तक तक घिन तक तक घिन, तो अब जो घिन का जो प्रोनाउंसिएशन हम जो कर रहे हैं, तो घिन का निकास भी पैर का वैसा ही होना चाहिए। वो लोगों को नहीं पता है, वो घिन को तक मानते हैं, फ्लैट मारते, लेकिन घिन एड़ी का एक उसका अंदाज है। तो महाराज जी ने बहुत बारीकी बताई। हमने जो उनसे सीखा बेस, फाउंडेशन, माने किस बोल का कैसे निकास होना चाहिए, ये हमको अपने गुरुजी से ही प्राप्त हुआ और उनकी ही देन है। और आज तो पूरा विश्व उनको कॉपी कर रहा है, वो किसी भी घराने का हो। लेकिन बिल्कुल आज मेरे कथक के भगवान हम लोग बोलते हैं उनको, और है भी। अब उनके कोई होगा ही नहीं, वो चीज आएगी भी नहीं। और हम लोग सच मानिए तो बहुत अपने आप को अकेला महसूस करते हैं, क्योंकि वो जब आते थे या उनके साथ जब हम काम करते थे, उनकी खासियत एक बार भी, आज कलाकार पहले पैसा पूछता है कहीं भी कार्यक्रम में, पहले मेरे गुरुजी ने कभी भी नहीं, सिर्फ इतना कि महाराज जी आना है, अच्छा तो संगीता कौन सा डेट है, ऐसे वो बात करते थे। कभी उन्होंने पूछा ही नहीं, और हम देना चाहे तो लेना नहीं चाहते थे, हमको जबरदस्ती उनके बैग में रखना पड़ता था। वो उस तरह के कलाकार थे, इसीलिए आज उनको पूरा विश्व जानता है। अच्छा, आप लोग काफी लंबा समय दिया, 35-40 साल बहुत एक कला के लिए बहुत लंबा समय होता है। तो आप लोग किस समय में, मतलब महिलाओं के हिसाब से देखा है, जो बदलाव हुए हैं, जी बदलाव जो हुआ है, वो आप उसको कैसे देखती हैं? नहीं, पहले तो बहुत ही अच्छे घरों के बच्चे नहीं आते थे, इसको कैरियर के रूप में नहीं लेते थे, लेकिन अब तो अच्छा खासा इसमें बदलाव हुआ था, जमीन आसमान का अंतर हो गया है। और अब लोग ऐसे कह रहे थे, तो पहले लोग कहते अरे नची है क्या करी है, ऐसे करके लोग बनारसी भाषा में बोलते थे। लेकिन अब तो मतलब इतना बदलाव हो गया है कि लोग ऐसा कैरियर ले रहे हैं, इसमें पीएचडी कर रहे हैं, इसमें मतलब काफी गुंजाइश, काफी बदलाव हुआ है। और सरकार भी कथक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों को लेकर थोड़ा गंभीर है, तभी तमाम तरह की संस्थाएं खुल रही हैं। बिल्कुल। आप एक जमीनी स्तर पर बताइए कि और ऐसा क्या बदलाव किया जाए ताकि युवा पीढ़ी और इससे आकर्षित हो। जैसे वो कह रहा है कि सांस्कृतिक आयोजन बैनने लग जाता है, जी। लेकिन बॉलीवुड की गाने पे बच्चे नाच रहे हैं, ठीक है, तो इस बदलाव में आखिर क्या नया हो कि थोड़ा सा लगे कि हाँ कथक है, सांस्कृतिक संध्या है, ऐसा। मेरे सोच से मैंने, आपने जो क्वेश्चन बहुत अच्छा उठाया, उसी दिशा में मैंने ये मुहिम मैं चलाने जा रही हूँ। शुरू भी कर दिया है मैंने, क्योंकि ऐसे मुझे बच्चे कहीं नहीं मिलेंगे। तो स्कूल सबसे अच्छा माध्यम है जहाँ बच्चे पढ़ने आते हैं, ठीक है, और सब्जेक्ट के साथ हमारे कल्चर को वो कैसे समझेंगे। आप देखिए हर स्कूल में बॉलीवुड पे ही डांस, टीचर अपॉइंट हो रहा है कथक का। मेरे भी बहुत सारे स्टूडेंट्स जॉब कर रहे हैं, कथक के नाम पे कर रहे हैं, लेकिन सिखा क्या रहे, बॉलीवुड, है ना। तो मैंने उस चीज को महसूस किया और इसलिए मैंने अब वो काम मैं शुरू कर रही हूँ। मैं हर स्कूलों में
अपनी वर्कशॉप लगा रही हूँ ताकि मैं बच्चों को समझा सकूं कि वास्तव में एक अगर वो बोल कर रहे हैं तो उसका सही बोल का पैर का निकास क्या है, कैसा अंग होना चाहिए। अगर हाथ का हमारा मेजरमेंट के हिसाब से महाराज जी ने पूरा बताया है कि हाथ अगर यहाँ पे है तो ऐसे नहीं होगा, मतलब एक प्रैक्टिकली कर करके जो वो मुझे बताए, जो मुझे सिखाए, वो मैं अब बच्चों में देने की शुरुआत कर रही हूँ। जिसमें अभी भगवानपुर में मेरा है संगीत और जयपुरिया में मैंने लास्ट टाइम लिया था, फिर मैं लेने जा रही हूँ। अभी आज रोहनिया में भी बात हुआ पूजा मधुमती से। तो मैंने सबसे अच्छा माध्यम मैंने सोचा ये बच्चों के माध्यम से जो हम घुसेंगे तो वही तो मेन है, वही कल को बड़े होके इस परंपरा को आगे ले जाएंगे। तो इसलिए मैंने सबसे अच्छा माध्यम ये निकाला कि ये जो बच्चों स्कूल में जाके उनको 3-4 दिन 5 दिन जो भी मेरा समय रहा उनको सिखाऊंगी और उनका बेस तैयार करूंगी ताकि उनको समझ आ जाए कि कथक क्या है और हम जो कर रहे हैं वो क्या है। तो वो अगर बॉलीवुड भी कर रहे हैं तो उसमें उन चीजों का वो प्रयोग, क्योंकि घूंघट है तो अगर बॉलीवुड कर रहे हैं तो घूंघट का भी आता है कहीं कहीं, तो वो प्रयोग कर सके। तो जब उनको ज्ञान रहेगा, रिदम सेंस रहेगा तो वो जरूर करेंगे। तो मैं उसी दिशा में लगी हूँ और आप लोग का सहयोग रहेगा। आप लोग अगर अच्छा हमको देंगे प्रचार प्रसार तो मैं। एक आखिरी सवाल आपसे है, इसलिए हम बातचीत को विराम देंगे। अभी कुछ दिन में संकट मोचन संगीत समारोह शुरू होने जा रहे हैं, इसके विषय में आपका कुछ विचार आपके क्या हैं? क्या ऐसे आयोजन होने चाहिए? हालांकि अच्छे ऐसे आयोजन की आवश्यकता है जी। संकट मोचन बहुत पुराना महोत्सव है। मैं जानती हूँ संगीत के लिए काफ़ी मतलब अहम भूमिका निभाता है प्रचार प्रसार में। लेकिन वहाँ भी क्या है, एक ही कलाकार मतलब हर बारी आ रहे हैं, नए लोगों को मौका मिल रहा है, लेकिन उसमें भी बहुत क्या बोलूं, अच्छे लोग और आने चाहिए। और यंग आर्टिस्ट को भी, बड़े आर्टिस्ट के साथ यंग आर्टिस्ट को भी, नए नए कलाकारों को भी इनको चांस देना चाहिए। तो उससे बच्चों में जो बच्चे सीख रहे हैं, जो बच्चे कुछ करना चाहते हैं, उनको मंच मिलेगा तो वो कुछ उनकी संभावनाएं उसमें बढ़ेगी। मतलब बनारस के कलाकारों को भी तवज्जो मिलना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, बनारस के कलाकार तो स्थानीय को तो पहले मिलना चाहिए। आप बाहर के कलाकारों को सबको बुला ले रहे हैं, यहाँ के कलाकार को मंच ही नहीं मिल रहा तो बेचारे दुखी होते हैं, तो वो कहाँ जाए। इसीलिए आप देखिए बच्चे सब बाहर निकल रहे हैं, बाहर भाग जाएंगे। जब आपको यहाँ पे उनको उस चीज का कोई तवज्जो या महत्व नहीं मिलेगा तो फिर वो बाहर जाने की कोशिश करेंगे। तो जरूरत है कि बनारस में इस चीज को महत्व दिया जाए और बाहर के कलाकारों के साथ साथ स्थानीय कलाकारों को, उभरते कलाकारों को चांस देंगे तो मैं समझती हूँ कि हमारे संगीत और नृत्य का बहुत प्रचार होगा। और हम लोग तो लगे हैं, मेरी संस्था तो अनवरत इसमें लगी हुई है और जो हो सकता है वो करते हैं। कथक कब से सीख रही हैं? कथक कब सीखे? हाँ। उस समय थे 10 साल की उम्र के। जी। पहले सीखते थे गाना, एक साल गाना सीखे। पंडित जालपा प्रसाद मिश्रा उनके पिताजी थे, फिर उन्होंने एक दिन मेरे जो गुरु बने दुर्गा प्रसाद पांडे, सितारा देवी के भाई थे छोटे, तो उनको बुलाया, कहा कि इसको थोड़ा डांस भी सिखाओ। उनके घर गई डांस सीखने, तो वहाँ तमाम बच्चे थे, लड़कियाँ लड़के सब छोटे छोटे हमारे उम्र के। हमारा ऐसा मन लगा कि हमने गाना छोड़ दिया, डांस ही सीखने लगे। अच्छा। और भैया डांस में अपने मुँह क्या तारीफ करें। हमारे गुरुजी सारे बच्चों को बुला के कहते थे कि देखो वो पीछे आई, तुम लोगों से आगे जा रही है, तुम लोग रियाज नहीं करते हो। हम 10 घंटा 12 घंटा नाचते ही रहते थे। रात को 12 बजे शुरू करें तो 4-5 बजे ख़त्म करें भोर में। 2 घंटा सोने को मिलता था। 8 बजे सोए, 7 साढ़े 7 बजे उठ जाते थे। उठ के करके स्कूल चले जाते थे। अच्छा। स्कूल से आकर के खाना खा के सारे बच्चे आराम करते थे, हम अपना 1-2 घंटा ऐसे बैठे नाचते रहते थे।
फिर रात को गुरु जी बच्चे थे 7 बजे के करीब अच्छा 9-10 बजे तक गुरु जी के सानिध्य में हम लोग याद करते थे। बाहर कब जाना हुआ आपका? बाहर जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, देश से बाहर? बाहर तो बहुत लेट गए। पहली बार कब गई थी आप? पहली बार 84 में गए, लेट गए। अच्छा, कहाँ गई थी? उसके पहले से यहाँ इंडिया में काफी कार्यक्रम हुए ना। अच्छा, ये जितने एयरपोर्ट थे हाँ, सारे में हमने प्रोग्राम दिए। और उस समय सर्टिफिकेट का नहीं था चलन, इनसे हम कमांडेंट जो है उनसे सर्टिफिकेट है आज दिखाते ना हम सबको। उस समय काम ही सब कुछ था। सारा बुआ जी या किशन महाराज जी, गुलई महाराज जी, गोपी भैया, इन सारे लोगों का काम ही काम देखते थे लोग, सर्टिफिकेट नहीं देखते थे। सर्टिफिकेट का कोई चलन नहीं था। अब कहते हैं कोई सर्टिफिकेट है आपके पास, झूठ का। अच्छा, कहीं पर आप गंगा जल? हम 84 में गए। अच्छा, ग्रुप के साथ उस समय गए तो DDR गवर्नमेंट के, मतलब कौन सा 2 जर्मनी था ना उस समय। हाँ, ईस्ट जर्मनी, वेस्ट जर्मनी। ईस्ट और वेस्ट? हाँ हाँ, वो पैसा नहीं ला सकते थे। हाँ, पैसा वहीं खर्च कीजिए। बाद में 89 में या 88 में हम लोग के सामने बाल गिरा। हाँ, सब बड़े बड़े पत्थर लेके गए। 70 किलोमीटर वो था ट्रैफिक, ट्रक का। ट्रक वाले वहीं खा रहे थे बेचारे। कार की लाइन अलग है, ट्रक की लाइन वहाँ अलग है। ट्रक की लाइन देखते बनती थी, कार तो फिर भी धीरे धीरे पास हो रहा था। और हर समय रेडियो बोल रहा था कि इतना वार टूटा, इतना वार टूटा। जब दीवार गिरी थी जर्मनी वाली। हाँ, बर्लिन का। बर्लिन। बर्लिन की दीवार गिरी थी। बर्लिन वार। उस समय ये लोग वहीं थे। हम लोग भी लाए थे छोटा छोटा। हाँ, पत्थर आज भी है जर्मनी की दीवार, अच्छा। बर्लिन की वॉल। तो आप एक किस्सा आपको याद होगा जो आप गंगा जल लेके गई थी। गंगा जल यहाँ से लेकर गई थी ना, तो किसी ने पेड़ में बांध दिया था। वो किस्सा कहाँ का है? गंगा जल लेके गए, हमेशा लेके जाते थे हम। हाँ, तो एक बार किसी ने पेड़ में बांध दिया था ना। देखिए, ये कोई छापने की बात नहीं है। हाँ, ये है सुनने की बात। जी जी। इतना हंसी की बात है हाँ, कि वो एयरपोर्ट पर जब चेक होता था, जी जी। बैग खोले, ये दूसरा किस्सा आपको अच्छा। बता। था खा रहा था कुछ। हाँ, अच्छा। वो जो ऑफिसर था हाँ, वो आया, सबका बैग चेक, अब देख रहे हमारा बैग भी रखा हुआ वहाँ। हाँ, तो बैग खोलने चला तो हमने उसका हाथ दौड़ के पकड़ लिया। मेरा मत छुओ, इंग्लिश आती नहीं थी। जी। वो घबराया कि ये कौन सी लेडी है। हमारे साथ प्रकाश महाराज थे, किशन महाराज के भांजे। उन्होंने कहा मत करो नहीं तो शक होगा उसको, तुम कुछ ले गई हो। उन्होंने कहा नहीं, शक नहीं होगा, ये मीट खा रहा था, इसको कहिए कि पहले ये हाथ धो के आया तब मेरा बैग छुए, इसमें पूजा का सामान है सब। अच्छा, गंगा जी। तो उन्होंने कहा फर्स्ट यू हैव टू गो टॉयलेट, बाथरूम एंड वॉश योर हैंड। तो हमको आ गया धीरे धीरे इंग्लिश बोलने। हाँ, देन यू कैन टच दिस, देयर इज अ, और पूजा थी, ऐसे भाव में बताया। खोला, गया हाथ धो के आया, खोला, फिर तो दसवां निकला। अच्छा। कहा कि व्हाट इज दिस? मैं कहा दिस इज मंजन, टूथब्रश, दिस काइंड टूथब्रश। रखो, और घंटी निकाला, टू 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 बजाया। व्हाट इज दिस? मैं कहा ये घंटी है, भगवान इससे खुश होते हैं, भोग लगाते हैं। ये सब बातें हो रही थी। हमारे पीछे बैग में जितने लाइन में इंडियन लोग थे हंस रहे थे, खूब हंसे। फर्स्ट टाइम 84 की बात। उसके बाद तो धीरे धीरे समझ गए कि ये सब चेकिंग वगैरह होता है, सब सामान नहीं ले जाना चाहिए, ये सब ले जाना चाहिए। तो गंगा जल था किन में 5 लीटर का गंगा जल हम
वो चर्च वाला किस्सा कहाँ का था? ऑस्ट्रेलिया। वो भी ऑस्ट्रेलिया का था। आप गंगा जल लेके गई थी जो जमा नहीं था, एक किस्सा आप बताती हैं। गुंथर के यहाँ से जब कार्यक्रम करने आप लोग गए, वो जर्मनी के एक शहर में था, जर्मनी के नहीं था, दरअसल वो था स्विट्जरलैंड। हाँ। स्विट्जरलैंड में हम लोग उस समय थे और चारों तरफ वो बता रहा था गुंथर हम लोगों को कि जो पूजा का यहाँ का पानी होता है वो जम गया है, होली वाटर जो चर्च में हाथ धोते हैं जिससे वो जम गया। और हमारे जर्मनी का भी पाइप फट गया, पाइप सब फट गया। अब हम और भोले लगे रोने, शुरू भी हम लोगों ने कहा हम लोग का गंगा जल गया, क्योंकि गंगा जल हम लोगों ने बाहर रख दिया था पेड़ के नीचे चबूतरे पर। अंदर से खाना वाना बनाते थे, कुछ खाते पीते थे तो छू देते थे सब, हम लोग को बुरा लगता था, हम लोग बाहर रखे थे उसको। सब वापस जब आए 4-5 दिन के बाद तब देखा कि चारों तरफ पीला पीला ऐसे ही वो पहन करके और फंसा से निकाल रहे थे, बर्फ हटा रहे। तो गुंथर ने कहा कि मजदूर जी दूसरी क्या वहाँ का नगर निगम होगा, नगर महापालिका का नाम है वहाँ का, वहाँ के हैं, सिटी गवर्नमेंट है, तो वो लोग हटा रहे बर्फ में भी हम लोग का भी मकान साफ किया होगा। और बहुत लगे रोने हम लोग, हम बोले आंसुओं से रो रहे थे। तो वही गंगा जल हम लोग आए वापस घर में, तो देखा कि बर्फ हटा रहा है। भूले गए बाहर, हम भी गए, खाया नाव विश्वास करो पानी। अब गुंथर को बुलाया, हमारे हंसी हमारे खुशी के हम लोग लगे नाचने बगीचे में। तो वो जो है जो काम करने वाला था वो जो है उसने पूछा कि ये लोग खुश क्यों हो रहे हैं। गुंथर ने बताया इन लोग का ये गंगे जो असर है, गंगा जल है, इससे लोग पूजा यूज करते हैं, पूजा में के लिए जमा नहीं वही देखा उसके बाद उसके दूसरे दिन जब प्रोग्राम करने हम लोग गए, वहाँ गए थे, बहुत खुशी था, बाजन था और गर्मी में था। तो ये तो याद नहीं कौन सी तिथि उसमें है, शायद वो हाँ ये सब तिथि का नाम है। तो विंटर अनाउंस किए हम लोग के प्रोग्राम के विषय में कि हम लोग आए वाराणसी के कथक नृत्य। तो बाद उन्होंने एक अनाउंस किया कि ये लोग गंगे जो असर वहाँ से लेके आए थे। इस समय पूरे जर्मनी में, पूरे स्विट्जरलैंड में बर्फ ही बर्फ है और सब पाइप फट गया, सब कुछ हो गया, लेकिन इनका गंगे वाटर नहीं जमा। तो गंगे जो आशा खाली समझ रहे थे हम लोग, और तो क्या बोल रहे थे जर्मन भाषा में नहीं पता है, लैटिन इतनी लैटिन हुई कि पूछे मत। तो कुछ लोग आए तो पूछे कि आपका गंगे जो आशा कहाँ है, तो वह घर पर है, यहाँ तो नहीं देखता है, यहाँ है थोड़ा सा किसी ने दिया उनको, यहाँ भी अच्छा, आपने विदेशों में जाकर कितने कार्यक्रम किए हैं? कितने कार्यक्रम? हाँ, वहाँ जर्मनी में कहीं भी देश से बाहर, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, जहाँ बाहर तो भैया बहुत कार्यक्रम हुआ, कैसे बताएं आपको। जर्मनी हम लोग का मेन हेडक्वार्टर था, अच्छा। वहाँ कहते थे, वहाँ से फिर बाई बस हम लोग कैंपिंग बस था, उसमें खाइए बनाइए रात को सोइए सब, कैंपिंग बस में हम लोग कर जाते थे। फिर बस से चले गए, समझ लीजिए कि स्विट्जरलैंड जाना, स्विट्जरलैंड गए, फिर 4 प्रोग्राम किया, वहाँ बर्न में किया, यूनिट में किया, वासेल में किया, ये सब करके 4 प्रोग्राम के बाद लौटे अपने घर में।
तो अभी रास्ते में कोई खींची छोटा सा, वहाँ भी प्रोग्राम बुक था, अच्छा। अभी किया हम लोगों ने। वो नाम याद रखना बड़ा मुश्किल है, नहीं, नाम कोई है बात सब चार्ट में है, सब चार्ट में नाम है। अच्छा, कथक का जो भाव होता है, चेहरे का इंप्रेशन, आंखों का इंप्रेशन, कथक में होता है ना, भाव, चेहरे का इंप्रेशन, कथक हाँ, आंखों का इंप्रेशन, कला एक होती है। आँखों का एक्सप्रेशन इस उम्र में क्या बताएं बिना जांच के। अच्छा, जिसे तो कहते नहीं, हैं, हमको ये जानना है कि सजा हुआ होना चाहिए। हमको ये जानना है आपको क्या पसंद था उसमें, उस भाव में कौन सा एक नाम उसका होगा ना, उसमें क्या पसंद थी आपको? हमको तो मेरा सभी भाव पसंद था। अच्छा, कोई एक, देखिए हम लोग कोई फिक्स डांसर नहीं थे, अच्छा हमारा घराना जो है बारात घराना वो फिक्स नहीं है, अच्छा, वो जो है उपज का डांस है। ऊपर, हिंदी में उपज कहते हैं, इंग्लिश में क्या कहते हैं नहीं याद आ रहा है। कोई बात नहीं, आप आगे करिए। इम्प्रोवाइजेशन, कंपोजिशन, इम्प्रोवाइजेशन, अच्छा। कंपोजिशन हुआ, कंपोज जो पुराने मतलब टुकड़े टुकड़े हाँ। और पुरानी बंदिशों को कंपोजिशन कहते हैं। इम्प्रोवाइज करते हैं, उसी में इम्प्रोवाइज करना। अब जैसे कि आँखों का भाव जो है, हमने कृष्ण भगवान छोटे हैं, हाँ, वो माखन खिलाने जाते हैं जी, अपने ग्वाल बालों के साथ। हाँ, तो एक दिन बड़े मजे की बात है कि आप ऑर्गेनाइजर हमारे हैं, आपने हमसे पूछा कि आप क्या आज प्रस्तुति करेंगे, हमने बताया तो आपने उसका इंग्लिश अपनी उसको वहाँ के लैंग्वेज में, जर्मन लैंग्वेज में या स्विस लैंग्वेज में, इटालियन में, सब में जहाँ जहाँ प्रोग्राम होता था उसके लैंग्वेज में वो बोलते थे अपना, अच्छा, हाँ, उस भाषा में बोलते थे। हमने कहा माखन, बोले माखन चोरी जरूर करिएगा मधु जी, मस्ट डू, इट विल बी वेरी नाइस। हम कहे ओके। वो बोल रहे थे, अनाउंस किए कि माखन चोरी होने जा रहा है, तो वो कमेंट्री जो करते थे वो लाइव करते थे। अच्छा, तो हमने क्या किया उस दिन, मतलब जैसे ग्वाल बालों के साथ आ करके कृष्ण ने माखन की चोरी की, खाया या पूरा। जब से यशोदा आ गई चले बात, ये भाव था। हमने क्या किया उस दिन, हमने कहा देखिए प्रकाश भैया, अब इसको हम गच्चा देने जा रहे हैं। बोले क्यों क्यों नच करो। हम कहे नहीं नहीं, ये बड़ी घमंड में कहता है कि हम आपका सारा डांस अनाउंस कर सकते हैं। यही बात अमेरिका में भी मेरे साथ हुई, डॉक्टर NP सिंह के साथ। तो वो माखन खाना था, हमने माखन उस दिन खाया ही नहीं, उस ग्वाल बालों को बुलाया नहीं। हम पहले अंदर घुसे, दरवाजा खोला, और उसके बाद जो है पहले तो माखन को देखा, माखन है कहाँ। उसके बाद जो है ये दिखाई पड़ा माखन, तो कमेंट्री हो रही, उसने कहा कि ग्वाल बालों को बुलाया। हमने ग्वाल बालों को बुलाया जरूर, लेकिन बाद में बुलाया। उठाया वो जो मथानी थी, उठाया और पीछे गए, भागते भागते दौड़ के आए आगे, टांग से मारा, उसने छूने लगा। अच्छा, ये मुंह लगाया। ये मैंने गोपी बिया का उतारा था, गोपी बिया ने दिखाया था। तो छूने लगा, अब जब अपना पेट भर गया, मुंह में लगा सब माखन, तब बुलाया ग्वाल बालों को, तुम लोग भी आओ चलो खाओ। वो तो बोल गया ये बात कि माखन, ग्वाल बालों को बुलाया, भगवान श्री कृष्ण ने एक के ऊपर एक पीठ पर चढ़ के उतारा और यहाँ तो मार दिया माखन, उसे इम्प्रोवाइज कर दिया। बड़ी खुश हुए, बड़े तारीफ किए सब। अच्छा, आपका आखिरी कार्यक्रम कौन सा था, उसके कुछ हिस्से याद हैं? आखिरी, जब आपने मंच पे आखिरी बार परफॉर्म किया था। आखिरी बार, हाँ, आखिरी बार कब गए थे हम? विदेश में? कहीं भी, विदेश में या भारत में, कहीं भी?
हाँ, कहीं भी? आखिरी बार तो एक तो इसमें मोबाइल में है थोड़ा सा। अच्छा। हमारे मित्र आए थे सब हम्म, कनाडा से, जी। घर ही में किया था। अच्छा, उसके बाद कभी नहीं किया आपने? हाँ। उस समय हमारी एज थी 60 साल, हम्म, 60 ईयर्स। अच्छा। तो घर बच्चे में- आते हैं मिलने जिनको आप सिखाती थी, जी, जिनको आपने सिखाया है कथक, वो मिलने आते हैं आपसे? जिन बच्चों को आपने सिखाया है वो मिलने आते हैं? हाँ। आते हैं। आप समझ रही हैं हम क्या कर रहे हैं? जो बच्चे आप से सीखे हुए हैं, आपने सिखाया है ना कुछ बच्चों को, सिखाया हाँ, वो आते हैं मिलने आपसे? वहाँ के बच्चों को। हाँ हाँ, वो मिलने आपसे आते हैं? अरे भैया वो सब क्या मतलब, अब कहीं प्रोग्राम ना हो करके किसी शहर में 3 दिन रुकना होगा। 3 अच्छा। दिन क्या भैया, हाई स्कूल में यहाँ वर्कशॉप है, हाँ। तबले का वर्कशॉप अलग कमरे में है, डांस का अलग है। हमको इंग्लिश आती नहीं थी, हाँ। लेकिन उन सब लड़कियों ने ये कहा, हम लगे रोने, आंख में हमारे आंसू आ गया। दिखाए थे भाव बजाने, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये सब भाव का गत विकास का 4 1 2 3 4 1 2, पीछे जाना फिर आगे आना 4, इन्हीं से मारना 4। अब वो सब नहीं कर पा रही थी, एकदम पैर आगे चला जा रहा था। तो हमने उनसे एक बात कही, मतलब उसमें गुस्से में, वाई यू आर फेंकिंग आगे को पैर। तो उसने कहा जी भी थे लगी माता, भगवान इंग्लिश का क्या हुआ, आगे को पैर, आगे का पैर क्या हुआ। मैं मेरे आँख में आंसू आ गया। वो लड़कियाँ सब आके पकड़ने, डोंट फील सॉरी मधु जी, डोंट फील सॉरी, योर आईज, योर डांस इज इनफ फॉर अस, वी कैन अंडरस्टैंड एवरी योर भाव एंड एवरीथिंग, डोंट फील सॉरी। उन लोगों ने मुझे सांत्वना दिया। तो इंग्लिश बोलने लगे, हाँ, थोड़ा सा आप जानते हैं। रहते वहाँ। अब कैसा लग रहा है आपको? आपने इतनी सेवा की है कथक में, आपने एक भरपूर सेवा की है कथक की, सेवा की है ना कथक की, अब कैसा लग रहा है आपको? देखेंगे ये तो मान लीजिए शारीरिक है, मानसिक रूप से आप बताइए, आप संतुष्ट हैं? मानसिक रूप से हाँ, संतुष्ट हैं आप जो आपने काम किया है अपने काम से? आप अपने काम से संतुष्ट हैं? नहीं संतुष्ट होंगी ना? नहीं, हाँ, क्यों? कोई वजह है? देखिए अब की दुनिया जो है, आज की दुनिया जी। वो रिवाज पर, नाम पर है। बिल्कुल। हम भी टीवी देखते हैं तो ये समझ में आता है कि बातचीत ज़्यादा है, काम कम है। हमारे गुरु जी से हम लोग कहते थे, हमारे चाचा से, हम और उनकी लड़की अन्नपूर्णा जी कहते थे कि वो फलाना ड्रेस बहुत अच्छा पहनी है लड़की डांस में, हम लोग को भी बना दीजिए बाबू। चाचा जी हम कहते थे, चाचा जी तो बड़े हो जाते बोलते थे कि चलो चुप रहो, बैठो, पहले काम करो, काम दिखाओ, काम देशभर दिखाओ। और यही किया उन लोगों ने। जितने दिन प्रोग्राम किया, आशीष ने शायद देखा हो पाए चाचा को, जैसा बोलते थे बोल, वो कोई बोलने वाला। लास्ट प्रोग्राम उनका है उसी उसमें बताया कैसे में वो बोलते बोलते खड़े हो जाते थे घुटनों के बल, हाथ जमाकर एकदम घुटनों के बल लेके खड़े हो जाते थे।
ये उन्हीं ऐसा की स्टाइल बोलने थी। वाला कोई नहीं। कोई नहीं बोल सकता वैसे। और तो अब क्या है कि हम ना अपने नाम से संतुष्ट हैं, और काम तो अब हमारा हृदय हर समय नाचता है, विश्वास कीजिए। रात भर हम जागते रहते हैं, कितना सोएंगे, हर समय लेके रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आप ही देखिए कि हम अकेले यहाँ से यहाँ नहीं आ सकते, यहाँ से वहाँ नहीं जा सकते। तो बच्चे सो रहे हैं, उनको किसको मिलाएंगे। हमको एक ही दुख है कि हमारे घर में हमारे से शुरू हुआ डांस हमारे पर खत्म हो गया। हमारे बच्चों ने किसी ने नहीं सीखा, आज ही कह रहे थे इनसे हम कल ही कि देखो तुमको सिखाना चाहिए था। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।